नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके रविंद्र लॉन्ग रोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति अब इसमें हम संख्याओं में पहले पढ़ेंगे हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी इनका संकेत होता है n। यानी प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि कौन कौन सी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से चलती जाएगी इनफाइनाइट अनंत तक। एक यह भी हम बताते हैं, कुछ साथियों को यह पता नहीं है कि अनंत आखिरकार है क्या। अनंत एक किसी बड़ी से बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए एक संकेत है, न कि अनंत कोई एक संख्या है। अनंत का कोई मान नहीं होता है, ये एक बड़ी से बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में प्राकृत संख्या के बाद में अगली संख्या लेते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, फिर पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर, तो इसे हम संकेत होता है W। इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती है? तो यह संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और यह आगे तक चलती जाती है इनफाइनाइट अनंत तक। यह होती है पूर्ण संख्याएं। फिर अगली हम इसके बाद में पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर I या Z से इसे व्यक्त किया जाता है। यानी कि यह संख्याएं स्टार्ट होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चलती है। यानी यह शुरू होगी माइनस इनफाइनाइट, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट अनंत तक चली जाएगी। पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याएं, और फिर अगली होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इन्हें हम लिखते हैं रियल नंबर, यानी R से व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्याएं के दो पार्ट होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। एक होता है परिमेय संख्याएं, एक होता है परिमेय संख्याएं, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को संकेत होता है Q। अपरिमेय संख्याओं को संकेत हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्याओं को घटा लेंगे तो जो शेष संख्या कौन सी बचेगी? अपरिमेय संख्या। तो इसे हम लिखते हैं R - Q। जो बचती है यह संख्या है अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं हम इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्याएं जिन्हें हम लिख रहे थे Q से, इसकी परिभाषा यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी परिमेय संख्या Q से व्यक्त किया तो इसे हम P/Q, जहां P व Q पूर्णांक है, तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यह संख्याएं कौन सी होगी? परिमेय संख्याएं। जैसे हमने एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 3/5 -2/5
तो ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा अगर मैं लिख दूं 0/3, तो ये भी है क्या है, परिमेय संख्या ही है। हमने क्या कहा है भाई, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं है, P का मान 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा, P और Q परिभाषा में पूर्णांक हो, तो 0 भी क्या है, पूर्णांक है। फिर इसके बाद में आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या न हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल √2, √5, इसके अलावा पाई, इसके अलावा ई, जिसे हम क्या कहते हैं, यूलर नंबर, यूलर नंबर। इसके अलावा कैपिटल जी, स्मॉल जी, यह सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या न हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में अब हमने कह दिया परिमेय संख्याएं ये हो गई और अपरिमेय संख्याएं ये। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन से होगी, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों होगी। अगर सभी इन संख्याएं पढ़ी, हमने पहले पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, फिर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के दो पार्ट होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं में अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी संख्या होती है प्राकृत संख्याएं। फिर अगर आपसे पूछे प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वह होती है 1। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इनफाइनाइट, अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपको ध्यान होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप नहीं बता सकते, क्योंकि यह क्या है, इनफाइनाइट। फिर बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं भी माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसमें आप पूर्ण संख्या तथा वास्तविक संख्याएं भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती है। तो पूर्ण संख्याएं तथा वास्तविक संख्याओं में आप न तो सबसे छोटी संख्या भी बता सकते हो और न ही बड़ी संख्या को बताया जा सकता है। फिर इसके बाद में आगे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन किया। इसके बाद में अगली होती है सम संख्या। सम संख्या या कहीं कहीं लिखा होता है सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्याएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब 2 से विभाजित कौन सी होगी, हमने कहा 2 से पूर्णतया विभाजित हो, 2 से पूर्णतया विभाजित हो, 2 से पूर्णतया विभाजित हो। अब सबसे हमने कहा प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 होती है सबसे छोटी। तो ये होगा 2, 4, 6, 8, 10 और ये आगे तक जाएगी इनफाइनाइट तक। तो यह हो जाएगी सम संख्याएं। फिर अगला विषम संख्या। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं या कहीं कहीं लिखा होता है विषम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। फिर हम संख्याएं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 क्या है, विषम। तो यह हो जाएगी विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7 और ये आगे तक जाएगी इनफाइनाइट। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वह होगी 2। सबसे बड़ी सम संख्या नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह होती है इनफाइनाइट। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या अगर पूछे तो वह है 1 और सबसे बड़ी इनफाइनाइट।
फिर इसके बाद में एक होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। तो वह कौन सी होगी? तो 1, 4, 9, 25, 16, 25 ये संख्याएं होती है। फिर इसके बाद में एक अगली संख्या आती है पूर्ण गण संख्या, पूर्ण गण संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल एक प्राकृत संख्या हो, पूर्ण गण संख्याएं कहलाती है। तो यह कौन सी हो जाएगी? 1, फिर 8, 27, 125, यह सभी क्या हो जाएगी? पूर्ण गण संख्याएं। इसके बाद में एक संख्या आती है बाह्य संख्याएं, बाह्य संख्याएं, बाह्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, बाह्य संख्याएं कहलाती है। इनमें कौन सी हो जाएगी? अगर हम सम प्राकृत संख्या की बात की तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे चलती है प्राकृत संख्याएं। हमने कहा कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो 1 का गुणनखंड केवल या तो 1 का भाग जाएगा, 2 में 2 का और 1 का, इन 2 ही गुणनखंड हुए। 3 में भी 3 का जाएगा और या 1 का जाएगा, 1 ही गुणनखंड है। 4 में 4 का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, उसके अलावा 2 का भी भाग जाएगा। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 4। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, ये संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी है? तो वह है 4। इसके बाद में भाज्य संख्या, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, यानी ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, न तो 2 से गुणनखंड कम हो और न ही 2 से ज़्यादा, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्या हमने बात की तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो 1 का गुणनखंड क्या होता है? 1 को छोड़कर 1 न तो प्राकृत संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और एक न ही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यानी कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 2 के बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। एक बाद में आ जाए 53, 59, 61, 67, 71, 73। एक बाद में 79, 83, बाद में 89 और 97, यानी कि समूह छोटी अभाज्य संख्याएं 2। और ये हो गई 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की
अभाज्य संख्याएं। तो ये हो गई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89 और 97। अगर बात करें 1 से लेकर 25 तक, 1 से 25 तक संख्याएं हो जाएगी कुल 9 संख्याएं, यानी लिख दो कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो कुल संख्या हो जाएगी 1 से लेकर 25 तक कुल है 9, फिर 25 से यानी 26 से 50 तक, 26 से 50 तक है 6, फिर 51 से लेकर 75 तक 6, फिर इसके बाद में 76 से 100 तक 4, यानी ये कुल संख्या हो जाएगी टोटल 25। यानी कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर इसके बाद में अगर अलग अलग आपको योग भी पूछ ले कि 1 से लेकर 25 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो इसके लिए आप योग होता है, याद रखना 100। 26 से 50 तक है या 25 से 50 तक है, इनका योग होता है 228, 228। इसके बाद में 51 से 75 तक इनका योग होता है 384, और 76 से 100 तक या 75 से 100 तक है तो भी योग होता है 348, और इन सब का योग कर लेना, टोटल योग होता है 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग होता है 1060, 1060। इसके बाद में एक और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे औसत, तो उसमें भी आप ये हो जाएगा योग, और यहाँ लिख देता हूँ औसत, औसत। तो इन 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का औसत, तो औसत के लिए आप क्या करोगे, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो 100 में आप किसका भाग दोगे, 9 का दोगे, तो 11 सही 1/9। फिर 228 में 6 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 6 3 18, फिर शेष बचेंगे 4 48, तो 8 संग 38, इन कितना हो जाएगा, औसत आएगा 38। फिर इसका औसत निकालोगे, 51 से 75 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसमें राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 6 चंग 36, 2 बचेंगे शेष 24 में कितने हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा औसत 64। फिर 76 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो औसत के लिए आप क्या करोगे, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो 348 में आप 4 का भाग दोगे, जो कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 2 बचेंगे हुए 28, 28 में 7 चौक 28, यानी 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत आ गया 11 से 1/9, या इनमें से क्या लिख सकते हैं, लगभग 11.1111। इसके बाद में इनका औसत आ जाएगा 26 से 50 तक की 38, 51 से 75 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत 64, और 76 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा 87। अगर सीधा पूछ ले पूरा कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आप 1060 में भाग दोगे, कितने किसका, 25 का, तो 25 चौक 100, शेष बचेंगे 6, और ये हो जाएगा 60, 60 में इसके दोगे तो कितनी बार, 25 दूनी 50, शेष बचेंगे 10, 10 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट, फिर हो जाएगा 100, तो 25 चौक 100। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो यो कि 1 से 100 तक की सभी कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वह होती है 25। और यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो वह होता है 1060। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में। और यह भी आपको ध्यान में रखना, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, तो 42.4। फिर इन्हीं अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह है 2। अगर आपसे पूछे
कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी भाई? 2 तो क्या है सम, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी 3। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो क्या है? 2 सम भी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी 2। अब एक नोट के रूप में याद रखना कि 1 से लेकर अनंत तक आप जाओगे, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी उनमें केवल और केवल 2 यह संख्या एक सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह सभी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। यानी 1 से अनंत तक की सभी अभाज्य संख्याएं केवल 2 को छोड़कर विषम अभाज्य संख्याएं हैं। विषम अभाज्य संख्याएं है। यानी कि सबसे, अगर पूछे इनमें सब में, तो सबसे सम अभाज्य संख्या एक ही है और वह है 2। यानी आपको संख्या भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक या 1 से अनंत तक की सभी अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? आपको ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगी? 1 ही होगी और वह होगी 2। फिर अभाज्य संख्याओं के बाद में एक अगली संख्या होती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या मतलब ये हो गया, जैसे कि आपको कोई संख्या दे रखी है तो 2 संख्याओं का, यदि उन 2 संख्याओं का HCF 1 हो, जैसे मैंने कह दिया है कि एक संख्या है A, संख्या मैंने ले ली, जैसे संख्या ले ली, संख्या है A, दूसरी संख्या मैंने ले ली, दूसरी संख्या ले ली मैंने B। इन दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए? HCF 1। HCF A और B का HCF क्या हो? 1। तब ये संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल 2 और 3, ये कोई एक समूह है, तो यह क्या कहलाती है? 2 और 3 आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है, महत्तम समापवर्ती है। यानी इनका कॉमन गुणनखंड केवल 1 ही है। फिर एक इसमें ध्यान रखना कि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य, यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है, तो वह संख्या उन दोनों सह अभाज्य संख्या के गुणनफल से भी पूर्णतया विभाजित होगी। यानी हमने कहा है कि यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं और उन 2 सह अभाज्य संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो रही है, तो उन दोनों सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। फल जैसे 1746। यानी अब देखो कि इकाई अंक क्या है? 6, तो यह क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, 2 से पूर्णतया विभाजित है, 2 से पूर्णतया विभाजित
है। इसके अलावा इनका अंकों का योग करते हैं तो 6 और 4 10 और 7 17 और 1 18। तो योग 18 ये 3 से विभाजित होती है, तो ये 3 से भी विभाजित है तथा 3 से भी पूर्णतया विभाजित है। अब यह संख्या 2 से भी विभाजित है तथा 3 से भी विभाजित है, और यह 2 और 3 आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है। भाई 2 और 3 क्या है, 2 और 3 ये समूह बना, तो यह है क्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या है, हमने कहा कि यदि कोई संख्या सहअभाज्य संख्याओं से विभाजित है तो वह संख्या उन सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब अगर ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इनका दोनों का गुणनफल क्या हुआ, 6, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। तो 6 से विभाजित होगी तो देख लो, भाग देकर देख लेना, 1 7 4 और 6 का भाग दोगे 6 दूनी 12, शेष बचेगा 5, फिर हो जाएगा कितना 54, 9 छंगे 54, शेष कितना बचा 0, उतारा यहाँ से 6 कम 6, शेष बचा 0, यानी पूरा भाग चला गया।